नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें सियासत की, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि वैसे भी जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहती है। इस समय हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी हैं, जो सुचेत करके डीडीसी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि 174 जो सर्विसेज ऑनलाइन हुई हैं, सबसे बड़ी बात है किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 174 जो सर्विसेज उनको ऑनलाइन किया गया। शहरों की बात तो चली, वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी है, पर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, लगातार हमने उन मुद्दों को उठाया है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, हर जगह पर इंटरनेट सुविधा तो दूर की, बट कॉलिंग तक भी नहीं होती है। तो किस तरह से वो अवेल करेंगे 174 सर्विसेज को, ये। और दूसरी बात करें, जिस तरह से पीडीडी विभाग में 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही गई है, वो कहाँ तक सही है या इसके पीछे का क्या कारण है। अच्छी बात है कि अगर 12,000 को अस्थायी करने की बात की गई है, पर सवाल बड़ा ये है कि दोहरा मापदंड क्यों। जो बाकी डेली वेजर्स है वो भी लगातार 25-25 साल से सर्विस दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं तरनजीत सिंह टोनी जी से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। सर, देखने का जब से आप डीडीसी बने हैं, आपने लगातार ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे कोई और हो। लगातार आपने बॉर्डर के एरिया के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, उनकी परेशानियों को सामने लाया। जिस तरह से 174 जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया है, वो कहाँ तक सही है, खास करके बॉर्डर एरियाज के लिए कितना लाभ उनको मिलेगा? उनको जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, नंबर 1, जब तक जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये सब बेकार है जी। देखें, हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई कहते जी हमने ऑनलाइन की, गांव के लोगों ने की ही नहीं, कनेक्टिविटी नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। और यूं ही आप ले लें, ये मैं थोड़ी देर पहले भी इसी बात पे चर्चा कर रहा था कि थोड़े दिन पहले जब हम डीडीसी बने, हमारा कैपेक्स बजट आया, उसमें से 21 लाख रुपया काटा गया जल शक्ति का, पर रह गया 71 लाख रुपया टोटल आया था। और काफ़ी समय से एक PMAY केस था जो एक पेंडिंग हो रहा था, वो पॉलिटिकल रेवलरी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो हमारे साथ चलता था, लेकिन वो रिलेशन में जो भूतपूर्व मंत्री थे उनके चचे ससुर का बेटा था, उनका साला लगता था। वो चूंकि उनसे वो हमारे से प्रभावित थे, वो हमारे साथ चलते थे। बस इसी जिद की वजह से उसका किसी BDO की तरफ से या किसी BLO ने नाम नहीं डालने दिया, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस से। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने फंड से काट के उसको 1,30,000 रुपये भेज दिया। जब 1,30,000 रुपये भेज दिया, जो मौजूदा वहाँ पे BDO हैं उन्होंने कहा सिंस अब तो आपने वहाँ से दे दिया है, तो जनाब आप ऐसे करें, ये हमारा पैसा आ जाता है तो इनको बोलें ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे इतनी अब तो पैसे आ गए। तो जो पुराना BLO था, BLO वहाँ चेंज हो चुका है, जो पुराना BLO था उसने उसका जाके मुआयना किया, प्लंथ भरा, ये करा, उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए। अब वो बेचारा यूं ही एक टेंट लगा के रह रहा था, थोड़े दिन किराए पे रहा, गरीब होने की वजह से किराया जब टाइम पे नहीं दे पाया, वहाँ से खाली करवा लिया गया, तो इसी हालात में रह रहा था। तो फिर उसको हमने किसी तरह थोड़ा बहुत जुगाड़ किया। तो अब मैं वो विस्तार पे क्या कहूँ, मैं मजबूर हुआ, वरना मैं ये कहना नहीं चाहता था। जो मुझे हार डाले गए, जो कोई 8-10 लाख के हार डाले थे, जब मैं जीता, तो मैंने वो 70,000 उसने वो हार लिए, मैं बांटता जा रहा था, मैंने हार इकट्ठे करके दिए, उसने 70,000 में से वो हारों से वो अपना एक कमरे पे लेंटर डाल लिया, ताकि वो बरसात से बच सके। और वो भी वहाँ पे BLO विजिट करता है, वहाँ तक वो चिनवाई होती है, और मैं BDO को बताता हूँ, कहते हैं जी अब तो आप इनको बोलें करें काम, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, मैसेज हैं, टेलीफोनिकली मैसेज हैं, मैसेज ट्रांसफ़र है, उसके ऊपर बोला गया है, टेलीफोन की रिकॉर्डिंग्स में है, ऐसा बोला गया है। तो जनाब उसके बाद जब हमने दे दिया, तो उसमें एक बात आ गई कि जी ये जो 1,30,000 रुपया दिया है, इसको टेंडर करना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो PMA पैटर्न है, इसमें टेंडर होता नहीं है, अगर टेंडर होगा तो उसको क्या बचेगा बेनिफिशियरी को। खैर, हमने क्या किया कि हमने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सेक्रेटरीट में फॉलो किया, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन करके दे दी कि इसको PM पैटर्न पे ही जो है दिया जाए। अब जब फंड जो होता है हम देते हैं, जो होता है उसकी 2 किस्तें करके उन्होंने दे दिया था। पहली किस्त इन्होंने 65,000 की भेज दी,
65,000 की जैसे ही भेजी वहाँ पे, तो वहाँ से हमने उसको ट्रांसफ़र करवा के BDO ऑफिस से रिकमेंड करा के सारा करा के ठप्पा साहब वहाँ पे ट्रेजरी अफसर हैं उनके वहाँ पे पहुँचा दी। वो कहते जी कल ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके बेनिफिशरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि आजकल पैसे किसी के हाथ में जाते नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र है। तो मैं जब इस बात से एश्योर हो गया, मुझे कहीं अमृतसर जाना था किसी एक डेथ के सिलसिले में, तो मैं वहाँ चला गया। मैं जब वापस आता हूँ, माई फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो मैं वहाँ चला गया। उसके बाद मैं जहाँ वहाँ से फारिग होकर जब वापस आता हूँ, तो टू माई सरप्राइज़ ये आता है कि जनाब आप ऑनलाइन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपको खुद जाके सर्विसेज नहीं मिल रही है, ऑनलाइन की तो आप बात ही छोड़ दें। तो जनाब मैं ये लिटमस टेस्ट के लिए गवर्नर साहब के नज़र में लाना चाहता हूँ, ये केस लाना चाहता हूँ कि आप इस केस को विजिलेंस में दे दें और वो वेरीफाई करें क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठा पाया जाता हूँ तो जनाब किसी चौक में आप बोलेंगे मैं अपनी गर्दन काट के वहाँ रख दूंगा। और जो ऑफिसर गलत पाए जाते हैं उनके लिए आप सजा तजवीज़ करें। मैंने जब ये बताया, जनाब आप रश्मि जी मेरे मोबाइल में है, मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा वो जो लेटर ऑब्जेक्शन के तौर पे दोबारा लिखा गया। उसके बाद दोबारा लिखा गया कि हमने ना टेंडर लगाया था, कोई भी टेंडर वाला हमारे पास नहीं आया, जबकि इसकी ऑब्जेक्शन पहले क्लियर हो चुकी है और ये उसको सिर्फ डिले। और जब मुझे ये तहकीकात करते करते मैं पीछे पहुंचता हूं, तो जो मेरा बेनिफिशियरी है रशपाल सिंह, वो कहता है जी मुझसे जेई और वो जो है वो पैसा मांगते हैं कि 10,000 रुपये दे तो ये हो जाएगा। अब वो देखें कहाँ आपकी ऑनलाइन सर्विसेज रह पाएंगी। और मैं ये बातें ACD को बताता हूँ और हमें बड़ी उम्मीद है, जो हमारी नई कमिश्नर साहिबा आई हैं, मनदीप कौर ऑनेस्ट डेयरिंग लेडी हैं, तो हमने उनसे भी अपील की, तो उन्होंने भी बोला कि ये हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अब इन्होंने कह दिया हो जाए, उसके बावजूद ये ऐसी चीज़ें रुक जाएं तो आप क्या अर्थ निकालेंगे। ये सर्विसेज जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, जब तक इनका नेटवर्क ठीक नहीं होगा, नहीं है ये काम की नहीं रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो जब रिचार्ज करवाते तो उसका पैसा पूरा भुगतान हमारी जो जनता कर रही है, पर वो सर्विसेज उनको प्रदान नहीं हो रही है। नहीं हो रही। देखें आप, मैं बताता हूँ आपको, ये जो विदेश जाने के लिए आप वीज़ा फीस देते हैं ना, कोरोना की वजह से वो ऑफिस में विजिट नहीं कर पाए, वो सारी की सारी फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। 15-15 हज़ार रुपया फीस है वो। तो एक गरीब आदमी ने अगर बाहर जाने के लिए वीज़ा लगा दिया तो ऑनलाइन सर्विसेज कहाँ से सक्सेसफुल होगी। उनको उसका भी एक्सटेंशन देनी चाहिए थी। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज तो छोड़ दें, ये कनेक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक गवर्नर महोदय साहब से हम दरख्वास्त करेंगे, ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह से डेली वेजर्स की बात करें, फिलहाल 12,000 PDD 18,000 जो PDD के विभाग के जो जितने भी जो अस्थायी कर्मचारी उनको परमानेंट करने की बात की गई है जी। तो क्या लगता है आपको कि बाकी जो है, अब कल जिस तरह से रविंद्र राणा जी के घर का घेराव करने जा रहे हैं हमारे PHE डेली वेजर्स, तो क्या लगता है कि एक ही फेज में या फेज मैनर में कम से कम एक पॉलिसी जरूर फ्रेम होनी चाहिए थी, ताकि अगर उनको राहत दी गई है दूसरों को भी होती, आज नहीं तो कल हमारा काम भी हो जाना है। मैं समझता हूँ इकट्ठे करने में कौन सी बड़ी दिक्कत है, और उसमें से आपने पावर सेक्टर को ही पहले क्यों चुना है? वो इसलिए क्योंकि पावर सेक्टर को बेचने की तैयारी कर चुकी है सरकार। ये असल मुद्दा है, हिडन एजेंडा है सरकार का, वो इसको बेचने की तैयारी कर चुकी है। ये बेच चुके थे अगर पिछली बार पावर सेक्टर के एम्प्लॉइज हड़ताल नहीं करते। अब ये उनको खुश कर रहे हैं कि हमने आपको पक्का कर दिया, आप हड़ताल मत करना। तो आपको बतलाया गया है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पक्के होना का मुलाजम जो है, आप ये एक बिल्कुल अपनी खुदकुशी करेंगे अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल पड़ी सरकार। मैं कहता हूँ इलेक्टेड सरकार करे ना। अब मोदी सरकार कर रही है, वो इलेक्टेड है, जिन्होंने बोला था मैं देश नहीं बेचने दूंगा, और उसके टुकड़े टुकड़े करके हमने सब बेच दिया। LIC बेच दी, रेलवे बेच दी, बंदरगाह पोर्ट्स बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। वो टुकड़े टुकड़े इन्होंने किए देश के और बेच दिया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड सरकार नहीं है, तो इसका कोई भी चीज़ जो है बेचने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि स्कूल बंद हुए हैं, उनको और खुलवाओ, लेकिन स्कूल पे मर्ज किए जा रहे हैं, हज़ारों स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूलों की जगह शराब की दुकानें खोली जा रही हैं जिसकी कोई मांग नहीं है। किसी पब्लिक के नुमाइंदे ने कोई मांग नहीं की कि शराबों की दुकानें खोली जाएं। वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं। तो मैं कहूँगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, ब्यूरोक्रेसी को पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे खा रहे हैं। मैं गवर्नर महोदय जी से कहूँगा, जनाब ये जो लिकर माफिया बाहर से आया है, ये लाया गया है, इससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी हो रही है। ये जो माइनिंग माफिया, इससे आपकी बदनामी हो रही है। किसके लिए रखे हैं आपने कोर्ट के अंदर जो आपने
सरकारी वकील रखे हैं किसके लिए कि गरीब किसान को 50,000 रुपया जुर्माना हो और उसकी ट्राली को, और माइनिंग माफिया के किसी लोडर पकड़ा जाए तो उसको 5,000 रुपये में 500 रुपये में छोड़ देती है। ये कौन सा इंसाफ है? ये आपकी बदनामी हो रही है जनाब, आपकी सरकार की बदनामी हो रही है। और डेली वेजर्स अगर आपने पक्के करने हैं तो पीएचई और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी इकट्ठे पक्के करें। ये पिक एंड चूज की पॉलिसी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी कर रही है इसको छोड़ दें। और ये जो इन्होंने बेचने का एजेंडा बना लिया है कि पीडीडी को बेचना है, चाहे उसके लिए बाहर की कंपनियां आएंगी, ये बिजली महंगी हो जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहूंगा कि जाग जाओ, जैसे ही ये बेचने की बात करते हैं सड़कों पे उतरो और विद्रोह करो, क्योंकि हम हिंदुस्तान की तरह इस रियासत के और टुकड़े करके बिकने नहीं देंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। जिस तरह से सुचेतगढ़ को सीट को जो कि पारसपुरा के साथ मर्ज कर दिया गया था, अब फिर से उसे रिस्टोर तो किया गया पर कहीं ना कहीं उस सीट को रिजर्व कर दिया गया, कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि देखा जाए जो भाजपा के जो दिग्गज नेता ही कहेंगे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और एमएलए भी श्यामलाल चौधरी जी हैं, उस दौड़ में तरनजीत सिंह चोनी का भी नाम है, आरएस चिप भी हैं और ही अन्यथा है। यानी क्या कहेंगे, इससे नुकसान है आपको या आरएसपुरा के कुछ क्षेत्रों को गांधीनगर यानी साउथ के साथ जोड़ दिया गया है? देखें, ये जाटों और सिखों की आवाज़ों को दबाया गया। ये सरकार ने देखा किसान आंदोलन में जिन जिन बरादरियों ने ज़्यादा हिस्सा लेके इनको नुकसान पहुंचाया है, इनको लगता है इनके जो काले कारनामे थे, काले कानून थे, उनके खिलाफ विद्रोह किया है, जो इनको कटघरे में खड़ा किया है, वो जाटों और सिखों को खास तौर पे अंडरलाइन कर लिया। क्योंकि यूपी में भी जाटों और सिखों ने इनका साथ नहीं दिया, इलेक्शन में बायकॉट किया, और पंजाब में भी यही देखा, तो इसलिए इन्होंने इन काले कानूनों को डर के वापस किया। क्योंकि जब देखा भाजपा ने कि इनकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है तो इसलिए इन्होंने बायकॉट किया। आज जम्मू में भी सुचेतगढ़ में बड़ा कड़ा मुकाबला थी, देखें, सबकी नजरें सुचेतगढ़ उनको ये डीडीसी की बात करें, उनको ये लगा कि शायद वो वहाँ हारेंगे और हम जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं डर था उनको, तो उन्होंने जहाँ जहाँ डर लगा वहाँ उन्होंने ये किया है और जाटों की और सिखों की आवाज़ों को, सियासी आवाज़ों को कत्ल किया है, डेमोक्रेसी का कत्ल किया है। ये डीलिमिटेशन कमीशन नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन कमीशन था। इसने लोगों का जो हमारा विश्वास था उसके पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को आज भी जाग जाना चाहिए, रामगढ़ को भी ओपन करना चाहिए और सुचेतगढ़ को भी ओपन करना चाहिए। एटलीस्ट 2 कॉन्स्टिट्यूंसियों को तो आपको ओपन करना ही चाहिए। इनको रिजर्व करना था विजयपुर को, लेकिन उसको छोड़कर रामगढ़ को रिजर्व किया, और करना था नगरोटा को एसटी रिजर्व, लेकिन वहाँ पे 38% थी गुर्जर बरादरी, लेकिन उनको बांट दिया इसलिए क्योंकि इनको इलेक्शन जीतना है। ऐसे नहीं इलेक्शन जीते जाते, नीयत को मुराद मिलती है। हमने कल वहाँ पे अपनी तरफ से जो हमारा 15-16 हज़ार वोट था, जो एक बंधा हुआ वोट था, वो हमने कल ही अपने वहाँ पे चिकरोई से जो सरपंच है श्यामलाल भगत, उनको कहा कैंडिडेट बना के, ये हमारी तरफ से कैंडिडेट हैं, आगे वो वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, हम आरएसपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी किस्मत आजमा जाएंगे। अगर जिताना उसने है तो फिर जगह की कौन सी बात है? हमने काम करके दिखाया है लोगों में, आगे भी काम करके दिखाए हैं। हम काम के लिए जाने जाते हैं। हमने यहाँ लिखा है माथे पे नाट वार से, क्यों नहीं करेंगे? बीजेपी के घटिया चालों से थोड़ी हम शिकस्त खा के तो घर बैठ जाएंगे। हम इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। इस बार हम वोट की राजनीति नहीं, चोट की राजनीति करेंगे और सभी पार्टियों से कहूंगा कि एक हो जाएं, लेकिन बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक दें, इस रियासत से भी, इस देश से भी। क्या बात है, धन्यवाद टोनी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर कहा कि इस बार वोट की राजनीति नहीं, चोट की राजनीति होगी, क्योंकि जनता में वो दम है कि जो सरकारें बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार तरनजीत सिंह चोनी सुचेतगढ़ की आवाज़ बनते आ रहे हैं, हर उस मुद्दे को प्रशासन और सरकार की लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जिन मुद्दों को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में दबा कर रखा गया था। और एक और अपनी जनता तक वो बात ज़रूर लाना चाहेंगे, जब भी हम इनका इंटरव्यू करते हैं, कुछ ऐसे समर्थक जो कि पूर्व मंत्री होंगे या उनके कोई रिश्तेदार होंगे, हमारे पास तथ्य बने हैं, पड़े हैं हमारे पास पूरे, और वक्त आने पर वो तथ्य भी हम सामने लाएंगे कि ये लोग कितने घटिया हथियार आजमाते हैं। यानी कि अगर कोई पत्रकार अपनी निष्पक्षता से पत्रकारिता करता है, उनसे भी उनको आपत्ति है। यानी उनको धमकी दी जाती है कि आप आरएसपुरा या सुचेतगढ़ में कदम रख कर देखिए। तो साफ तौर पर हम यही कहेंगे, काफ़ी बार आपने पहले भी कहा, हम उन लोगों को भी ये बात ज़रूर बताना चाहेंगे, जनाब हमारे पास प्रूफ आपके पड़े हुए हैं, वक्त आने पर उन पर कार्रवाई भी होगी और आपको ज़रूर
जो आप लोग धमकियां दे रहे हैं उस पर हमें उम्मीद है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस पर, यहाँ के प्रशासन पर ज़रूर उस पर कार्रवाई हुई होगी। पर फिलहाल हम ऐसे लोगों की बातों या धमकियों पर गौर नहीं करते। हमारा जो कार्य है जिस तरह से हम करते आए हैं करते रहेंगे। आपको क्या परेशानी, आपकी क्या मंशा है वो हम नहीं जानते, पर हमारे काम में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आएगा। जिस तरह से बेबाकी से हम बोलते आए हैं, जनता के मुद्दे लेकर आए हैं, जिसका भी हमें लगता है कि जनता के हित में वो काम करा, उनका इंटरव्यू करते हैं और करते रहेंगे। आपत्ति वो आपकी सिरदर्दी है, हमारी नहीं। पर फिलहाल जनता से निवेदन करेंगे, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और जोड़े रियासी हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।